नमस्कार। टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन मंच से मैं पाठक एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी से मुलाकात होती रहती है, परंतु आज जो विशिष्ट एक पर्पज है, विशिष्ट पर्पज इस बात का है कि बीपीएससी ने परीक्षा का आयोजन किया और इस परीक्षा में कई विषयों के साथ साथ कला का भी विषय था, जिससे शिक्षक कला के विषय से शिक्षक बनने की प्रबल संभावना लिए हमारे बच्चे जो है बिहार पहुंच गए। बिहार में उन्हें लगातार एक बढ़िया चांस मिला। जिन बच्चों ने तैयारी पहले से हमारे साथ की थी, वो चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी या केवीएस, एनबीएस के आधार पर, उन्होंने निश्चित जबरदस्त लाभ पाया। कारण यह है कि जितने पढ़ाए हुए प्रश्न थे वो सब दिखाई दिए, वो सब ऑलमोस्ट दिखाई दिए, है ना। तो आज उन्हीं प्रश्नों की एक बार चर्चा होगी और फाइनली फिर कट ऑफ पर चर्चा होगी। आप नो डाउट बहुत कुछ चीजें देखे होंगे, बहुत से वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन एक सारगर्भित वीडियो बनाने का आज मेरा प्रयास है और उस पर कोशिश है कि जितने भी ये लगभग 80 प्रश्न हैं, 80 प्रश्नों का सटीक आंसर आपके पास पहुंच जाए और उसकी एक चर्चा भी हो जाए, जिससे हमारे बच्चे बेहतर लाभ प्राप्त कर सके। फिलहाल शुभकामनाएं आप सभी को यही है कि इस परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हैं तो आपका इसी में हो जाए। इन केस नहीं होता है तो ये बीपीएससी द्वारा आयोजित फाइन आर्ट की परीक्षा में आए हुए प्रश्न निश्चित आगामी परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देंगे, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो अथवा केवीएस, एनवीएस हो अथवा ये है ना एकलव्य आवासीय जो स्कूल है उसकी परीक्षा में, तो सभी में पार्टिसिपेट हो सकता है, बेहतर लाभ होगा। तो आप सभी जल्दी जल्दी आकर जुड़िए और सभी लाइक शेयर करिए। सबसे पहले आकर जुड़िए और लाइक शेयर करिए, उसके बाद इन प्रश्नों को लेकर के मैं आपको आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यदि आपको किसी भी सहयोग की आवश्यकता है तो आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकते हैं 9628959237 पर। इसके माध्यम से आप जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो अब आज मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, शाहिबुद्दीन, भवानीदास, गोवर्धन या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो रामायण महाकाव्य के चित्रण से रिलेटेड कौन था मुगलों का इसमें कौन सा चित्रकार था जिसने रामायण महाकाव्य का चित्रण किया? तो ध्यान दे दोस्तों, इसमें शाहबुद्दीन, है ना, शाहबुद्दीन का नाम आता है जिसने ऐसा कार्य किया था। शाहबुद्दीन ने ही रामायण, और इसका अनुवाद यदि आपसे पूछा जाए कि इसका अनुवाद किसने किया था फारसी भाषा में, है ना, फारसी भाषा में अगर अनुवाद की बात होगी तो अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी की टीम ने अनुवाद किया था दोस्तों, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप सभी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है, देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों का आज भी याद किया जाता है क्या? विदेशी पेंटिंग के लिए, हास्य पेंटिंग के लिए, गीतात्मक पेंटिंग के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, जवाब दीजिए। देखिए तब मजा कब आएगी। जैन सिंह जी आपका स्वागत है, आपने लगातार एक्टिविटी जारी रखी है, तो बेहद स्वागत है आपका जी जैन सिंह जी। तो आइए इसका जवाब देना होगा आप सभी का। तो आपको मैंने पढ़ाया था, आप सभी को मैंने ये पढ़ाया था कि इसमें जब पहाड़ी कला में गीतात्मकता पाई जाती, गीतात्मक लयात्मकता पाई जाती है, तो ये माने उसमें एक तारतम्यता पाई जाती जिसे गीतात्मकता की बात कही जाती है।
आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल कलाकार ने किशनगढ़ स्कूल, किशनगढ़ कहां है ये राजस्थानी पेंटिंग, तो माने जो मुगल राजस्थानी किशनगढ़ क्षेत्र में गया और कला को आधार दिया, शाहबुद्दीन, गोवर्धन, भवानी दास, कोई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यार जवाब तुम लोग भी दो, है ना, जवाब जब तुम लोग भी दोगे तो मजा आएगी, यदि आप जवाब नहीं दोगे तो फिर मजा नहीं आएगी। तो इसमें कौन गया था बताइए जी, बहुत शानदार, बिल्कुल। देखिए इसमें कौन गया था, कौन सा मुगल चित्रकार था जो किशनगढ़ क्षेत्र में जाकर कला को आधार प्रदान किया था, बताया भाई, बताया जल्दी जल्दी, है ना, कौन था ऐसा, तो ऐसा भवानी दास के बारे में कहा जाता। जवाब दो यार, तुम लोग भी जवाब दो तब मजा है। देखो किसी ने जवाब, हिम्मत जुटाओ, यदि आप हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं तो फिर तो गलत है, फिर तो मजा कहां पाओगे, है ना, लगातार हिम्मत जुटाओ और आंसर दो, गलत सही से न डरो, तभी तो एक अभ्यास होगा, अदरवाइज अभ्यास कहां हो पाएगा आपका, तो अभ्यास जरूर करिए आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की। निहाल चंद किसका प्रमुख पेंटर था, बहुत महत्वपूर्ण है, राधा, बनी ठनी, रागिनी, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो निहाल चंद की पेंटिंग आप अति तरीके जानते हैं, भारतीय मोनालिसा, है ना बेटा, भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं, बनी ठनी को, है ना, क्या है ये, भारतीय मोनालिसा, बनी ठनी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब देने का प्रयास करिए। देखिए प्रश्न कहीं अलग से नहीं आया, सब पढ़ाए गए नोट से हैं, जो आपने पढ़ा है बीपीएससी ने वैसा ही प्रश्न बनाया, बीपीएससी ने ऐसा ही प्रश्न बनाया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए राजस्थान में नाथद्वारा के मंदिरों में भी छवियों के पीछे लटकने वाले कपड़े की पेंटिंग को क्या कहते हैं, देखो सीधे पढ़ाया, सीधे प्रश्न है, पिछवाई, पाला घाटा, वॉल, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट बताओ तुरंत, हाँ जी, शाबाश, जैन हिम्मत जुटा पड़ा, जैन सिर्फ जवाब दे रहा, बाकी और सब डरे हुए हैं, बताओ भाई। अरे सभी जानते हैं इसे क्या कहते हैं, पिछवाई चित्रण, क्या कहते हैं, पिछवाई। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट देखो, खड़ंग का अंतिम सिद्धांत क्या था, है ना, रूप भेदा प्रमाणान रावण योजनम, वणिका भंगम इति खड़ लक्षणम प्रमाण वणिका भंगम सदृश्यम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बीपीएससी में 5 ऑप्शन आते हैं, है ना, और कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा जैन के अलावा जवाब देने का, तो बहुत गलत बात है भाई, जवाब तो सभी को देना चाहिए। तो वर्णिका भंग, खड़ंग का अंतिम भाग क्या है, वर्णिका भंगम, ठीक है बेटा। देखो बहुत बढ़िया अभ्यास हो गया, और एक एक प्रश्न आप देखेंगे सब मैंने पढ़ाया, क्यों भाई जैन जी, जैन आज जुड़े हुए हैं, देख तो सभी रहे हैं, लेकिन जवाब कोई देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तो आप बताइए कि ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आपने सारा पढ़ा हुआ है और उसी में से प्रश्न आया है, ऐसा नहीं दिख रहा। चलिए सातवां, किस प्रकार भारतीय चित्रकार ने रहस्यमय भारतीय जंगलों, किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने रहस्यमय भारतीय जंगलों की अपनी बचपन की यादें व्यक्त की और परिदृश्य चित्र बनाए। कौन इसमें था कि जो अपने बचपन की यादों के आधार पर, है ना, भारतीय जंगलों की परिदृश्य चित्र बनाए, एम.एफ. हुसैन, जी.आर. संतोष, H.S. रजा, है ना, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, भारतीय जंगलों की पृष्ठभूमि को चित्रित करना इसमें कौन है ना, जैन में लिखा है सर। तो और सभी इसे लाइक शेयर करिए, बड़े कम लोग दिखाई दे रहे हैं, अधिकतम लोग रहे तो ज्यादा बेटर होगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए इसको। तो ये क्या है, H.S. राजा साहब की ऐसी पृष्ठभूमि मानी जाती है
कि जिनका बचपन कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड था, है ना बेटा। अगला प्रश्न देखिए 1990 में एच.एस. राजा, देखिए वही दूसरा प्रश्न में से किससे प्रेरित होकर पेंटिंग के नए विचार की ओर बढ़े? किससे प्रेरित हुए? प्राचीन भारतीय उपनिषद, दर्शन और तांत्रिक पंथ, प्राचीन भारतीय रस, दर्शन और तांत्रिक पथ, माने रस, दर्शन, तांत्रिक, प्राचीन भारतीय गुण दोष दर्शन, हाँ, प्राचीन भारतीय गुण दोष दर्शन लग रहा है किया है ना, या इनमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना होगा एच.एस. रजा किससे प्रेरित होकर पेंटिंग का कार्य करते थे? बताइए जल्दी से। देखिए एच.एस. रजा, खुश रहिए गौरव। गौरव जी आपका स्वागत है, गौरव जी आपका स्वागत। चलिए दोस्तों, ये कभी थोड़ा सा ये दिक्कत दिखाई देती है कभी कभार, तो डोंट वरी, ठीक है। जी हाँ गौरव जी नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है। तो हमने कहा ये तो प्रश्न हो गया, ये प्रश्न का आपने जवाब ले लिया कि रजा साहब हैं। अब रजा साहब से एक और रिलेटेड प्रश्न है भैया, क्या 90 में रजा किससे प्रेरित होकर पेंटिंग किए? तो अब इसमें देखिए प्राचीन भारतीय विचारों से रिलेटेड तो थे, लेकिन कौन कौन? भूपेंद्र जी आपका भी स्वागत, भूपेश जी आपका भी स्वागत है। तो स्वागत सभी का है जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना। तो ये रजा साहब जो थे बेटा तांत्रिक पंथ से थे ही, और भारतीय उपनिषद और दर्शन से रिलेटेड होकर के इन्होंने पेंटिंग का कार्य किया। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, महिला चित्रकार अपर्णा कौर ने अपने शुरुआती दिनों में महिलाओं द्वारा बनाई गई कौन सी प्रसिद्ध लोक पेंटिंग, माने अपर्णा कौर कौन सी लोक पेंटिंग से जुड़ी थी, है ना, कौन सी थी? बनी ठनी से, पिछवाई से, मधुबनी से, या एक से अधिक से, या इनमें से कोई नहीं। तो अपर्णा कौर किस लोक कला से रिलेटेड थी? बताइए किस लोक कला से रिलेटेड थी अपर्णा कौर? फटाफट भाई। तो आप इसमें समझिए, बनी ठनी कोई लोक कला नहीं, पिछवाई राजस्थानी कला का पार्ट है, तो मधुबनी पेंटिंग ही तो इसमें बिहार लोक कला से रिलेटेड है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी। क्या होगा? सी। शाबाश। तो जवाब सभी दीजिए यार, तब मजा। जवाब एक ही व्यक्ति दे रहा, नहीं मजा आ रही। कौन सा भारतीय सम्राट भारत में बौद्ध कला का पहला प्रमुख संरक्षक था? माने कौन सा भारतीय राजा जो बौद्ध कला को संरक्षण दिया, ऐसा कौन सा था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अलका उपाध्याय जी आपका स्वागत है। जैन सिंह जी तो डटे ही हुए हैं, लगातार जवाब दे रहे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। तो अब इसमें आप बताइए, बौद्ध कला को संरक्षण देने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, हर्षवर्धन था, या एक से ज्यादा लोग थे, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहला प्रमुख, हाँ, पहला प्रमुख, तो पहला प्रमुख इसमें क्या होगा? अशोक, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ये तो जैन हो गया। हर्षवर्धन शैव, प्रारंभ में शैव थे, शैव बाद में बौद्ध हुए, ठीक है। तो इसमें सबसे बेटर आंसर क्या होगा? बी, सम्राट अशोक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में बौद्ध कला में कौन से 3 प्रमुख प्रकारों की वास्तुकला पाई गई? स्तूप, सूत्राधार, चैत्य। स्तूप, बिहार चैत्य, बिहार स्तूप, त्रिरत्न, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसमें वास्तुकला पूछ रहा, क्या क्या चीजें बौद्ध काल में बौद्ध कला से रिलेटेड बनाई जाती थी, क्या क्या चीजें, ठीक है। तो बड़ा अंडरस्टूड है यार, सिंपल सा है ना। क्या? स्तूप बौद्धों का पूजा स्थल, बिहार सात बौद्ध भिक्षुओं का रहने का निवास स्थान, चैत्य भी उनका उपासना गृह होता था। क्या आंसर हो जाएगा? बी, है ना। बौद्धों के तीनों क्या है? एक पूजा घर है, एक निवास स्थान है, एक दूसरा भी उपासना स्थल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए भैया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बेजोड़ का चयन कीजिए। बेजोड़ क्या?
बेजोड़ उत्कीर्णन, नक्काशी, डिजाइनिंग या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बेजोड़ का चयन करना, इसमें सबसे अलग कौन है? जी जैन जी, थैंक यू। जैन जी ने लिखा, जैन सिंह जी ने, कि आपने सब पढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। आप कम से कम कायदे से देखे तो हैं, कायदे से आपने पढ़ा तो है। देखिए उत्कीर्णन, नक्काशी ये मैच करता, ये दोनों मैच करता। इसमें अलग क्या है? डिजाइनिंग, ये सी अलग है ना, ये दोनों में काफी मैचिंग है, बट डिजाइनिंग इसमें अलग है। चलिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, पेपर जब पढ़ रहा था, देख रहा था मैं, कि ये तो जैसे हमारे पढ़ाए गए नोट से ही पेपर बन गया। हम जितना पढ़ाए थे सब उसी में से आ गया। दशहरे के दौरान रावण के पुतले की कलात्मक अभिव्यक्ति एक लोकप्रिय रूप है। रावण जो बनाया जाता है क्या है? पेंटिंग है, स्थापत्य कला है, प्रिंट मेकिंग है, या इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो रावण बनाकर जलाते हैं, दहन करते हैं, किस बात का प्रतीक है? बोलो भाई। चलिए बहुत बढ़िया, कम से कम जैन सिंह को साथ मिला, अलका उपाध्याय जी का, से सभी तो दर्शक हैं, मैदान में नहीं आना चाहते, डरते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, है ना, बहुत बढ़िया, शानदार। स्थापना कला, भाई रावण बनाना, स्थापित करना, स्थापित करना से क्या है? स्थापना कला। आगे देख लीजिए, विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे उपकरण, सामग्री, रूप, आकार, अनुपात, सकारात्मकता नकारात्मकता की सेटिंग और अभिव्यक्ति से अध्ययन करना क्या कहलाता? माने उपकरण, सामग्री, रूप, आकार, ये सब क्या है? अनुपात उसमें लगना, आकार, सकारात्मक नकारात्मक, क्या है ये? भित्ति चित्र में है कि पेंटिंग में है कि मूर्ति कला में है, या इनमें से एक से ज्यादा में है, अथवा इनमें से कोई नहीं। माने ये जितनी टर्मोलॉजी है किसमें प्रयोग होती? भित्ति चित्र में, पेंटिंग में, अथवा मूर्ति कला। बताइए भाई फटाफट, कितने लोगों को जवाब आए? शाबाश। देखो जवाब अब भूपेश वर्मा जी के भी आने लगे, बहुत शानदार। तो बिल्कुल जवाब सबके आने चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार। तो बिल्कुल ये सारी जो टर्मोलॉजी है मूर्ति कला के अंदर, क्योंकि इसमें आप अनुपात दिखता, आकार दिखता है ना, कैसी मूर्ति है, कैसा मैसेज देकर, सकारात्मक है कि नकारात्मक है। तो बिल्कुल इसमें सामग्री भी चाहिए, है ना, उपकरण भी चाहिए, कोई ना कोई इसका रूप भी बनता है। तो ये सारी चीजें किसमें दिखेंगी? मूर्ति कला में। आगे देखिए अगला प्रश्न, सूचीबद्ध दृश्य कलाकारों में से एक प्रिंट मेकर है। इसमें से प्रिंट मेकर कौन है? शंकु चौधरी, धनराज भगत, ज्योति भट्ट, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, शंकु चौधरी, धनराज भगत, ज्योति भट्ट में कौन प्रिंट मेकिंग से जुड़ा हुआ? बताइए भाई। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जवाब देना बढ़िया शुरू किया आप सब, सभी जवाब दे रहे, इसीलिए तो अच्छा लग रहा। भूपेश जी, अलका जी, जैन जी, सब जब जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो इसमें प्रिंट मेकर कौन है? प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट का नाम आपने सुना है, सीधा लिखाया था मैंने, डायरेक्ट लिखाया हुआ नोट्स का प्रश्न है हमारे। आगे देख लो भैया, भारत की कौन सी आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला के महत्वपूर्ण कार्यों के संग्रह और रखरखाव के लिए समर्पित है? ललित कला एकेडमी गैलरी, अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प गैलरी, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। माने कौन सी इसमें गैलरी है जो आधुनिक कला से संबंधित कार्यों से जुड़ी है और उनका संग्रह करती है, उसी के माध्यम से वह जवाब देती है? बताएं जल्दी से, है ना। तो निश्चित है आधुनिक कला है, तो इसका क्या नाम होगा? राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, है ना। ये नई दिल्ली में जो है इसका काम ही है कि जो नई चीजें बन रही है उसको आपस में जोड़ना, है ना। भारत में कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि का कौन सा केंद्र था? देखिए, कुषाण कला के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे ना, बताइए कौन सा केंद्र महत्वपूर्ण था? मथुरा, सांची, गांधार, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से।
कुषाण काल में कलात्मक गतिविधि का कौन सा केंद्र? तो कितने लोगों ने जवाब दिया इस प्रश्न का? 17वें का। बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए। कितने बहादुर हैं? कैसे होगा भाई बताइए। दरअसल देखिए इनमें मथुरा भी है और गांधार कला। आपको याद होगा कनिष्क के काल में कला के 2 केंद्र डेवलप हुए थे, एक गांधार कला है ना, और एक क्या थी, एक मथुरा कला। इसमें यार पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, एक मथुरा कला है ना। तो अब इसमें क्योंकि दोनों हैं, मथुरा और गांधार दोनों हैं, तो इसलिए आंसर ये बेटा हैंग कर जा रहा, किसी कारण से दिक्कत, टेक्निकल इश्यू है, कुछ समस्याएं लग रहा है इसमें, ठीक है, इसलिए हमको लग रहा समस्या आ रही है। चलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, थैंक यू। ठीक, ये है या नहीं? नहीं ये नहीं है, सॉरी, एक मिनट। जी हाँ, ये 2 नहीं 1 है। हाँ भाई, थोड़ा सा इसमें बैक चलते हैं। कितने नंबर पे थे? वो हैंग कर गया बेटा, भागिए नहीं, जवाब दीजिएगा। सेवेंटीन नंबर प्रश्न पे थे ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, जिसमें हमने कहा कि मथुरा कला और गांधार कला दोनों है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18वां क्या कह रहा? प्राचीन भारतीय कला के में शासन काल का सही क्रम चुनिए। मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग, या मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, या शुंग, गुप्त, मौर्य, कुषाण। उपयुक्त में से एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जैन, बहुत शानदार, वेरी नाइस, वेरी गुड जी। देखिए डटे रहिए, भागने से अभ्यास नहीं होगा। जो भाग रहे हैं समझ लो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बी आंसर होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखिए, मौर्य पहले आया, उसके बाद पुष्य में शुंग आया, फिर कनिष्क का समय आया, फिर गुप्तों का आया, तो बी। देखिए बिल्कुल ऐसा आंसर रटने से काम नहीं चलेगा बेटा, ये एक अभ्यास प्रश्न का दौर है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिला लीजिए। राष्ट्रीय प्रदर्शनी, कला केंद्र, भारत भवन, गढ़ी वर्कशॉप, हुसैन दोषी गुफा और कला भवन कहां कहां से जोड़ेंगे? इनमें से 5 केंद्र बनाया और पांचों को आपको इसमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे आप? हैं? कैसे जोड़ेंगे आप इसमें? हैं? चलिए इसमें ए पे 3 कर लो, है ना, समझ आया? और देखिए भारत भवन भोपाल है, मने बी पे 5, ए पे 3, बी पे 5 कहीं है ऑप्शन में? कितनी जगह है देखते हैं। ए पे 3, बी पे 5, एक ही जगह है बी पर, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी सही। सी पे 1, डी पे 2, सी पे 1 और डी पे 2, सी पे 1 गढ़ी वालों का और डी पे 2 और अंत में शांति निकेतन। ठीक है, ई पे आपका क्या हो गया? 4। तो ये ऑप्शन आपका क्या बन गया? ये देखो
ये बी आंसर क्या बना बेटा, बी। तो इसको रटना पड़ेगा। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में निम्नलिखित रसों को आरंभिक से लेकर अंतिम कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करिए, है ना। तो अब इसका भी सीक्वेंस लगाना होगा। कौन सा रस पहले आता है इसमें, कौन सा रस इसमें पहले आता। जब आप रसों का अध्ययन करते हैं, 9 रसों का या 10 रसों का, तो आप इसमें कैसे बताएंगे, हैं? आप इसमें कैसे बताएंगे, बोलिए। देखिए इसमें भी ऑप्शन है, तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, बताइए जल्दी जल्दी। इन रसों में पहला नंबर किसका है, फिर किसका, बोलो, हैं? चलिए, तो श्रृंगार रस ये आ गया फर्स्ट, तो बी कहीं फर्स्ट है, 2 जगह है, सही है। क्या कमेंट्स दिए आप सभी ने, कोई दे रहा, ओहो क्यों भाई शांत क्यों होंगे आप लोग, बोलो। तो बी पहले होगा, और इसके अलावा फिर आपका श्रृंगार के बाद हास्य आता, ये सेकेंड रहेगा। तो बी और ए कहीं है, 2 बस एक जगह है, बी ए डी ई सी, बी ए डी ई सी, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। मने श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस तीसरे नंबर पर, है ना। और उसके बाद ई, ये चौथे नंबर पर और ये 5वें नंबर पर। देखिए आप ध्यान से लगा लीजिए इसको, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस और वीर रस, ठीक है। ये इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, सी। ये रसों के जो 10 प्रकार जानेगा वही करेगा। जब रेखाएं किसी स्थान को घेरती हैं तो वे सृजन करती, क्या बनाती हैं, रूप, आकार, समोच्च, या इनमें से एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं, है, बताइए जल्दी। जब रेखाएं स्थान घेरेंगी तो क्या बनेगा, अरे भाई अंडरस्टूड है यार, रूप बनेगा, आकार बनेगा, या समोच्च बनेगा, क्या बनेगा इसमें। तो भैया जब स्थान घेरेंगी तो क्या बनेगा, एक निश्चित आकार बनेगा। ये बच्चों सर बात कर, नीचे जाके नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, जल्दी भागी, एकदम आवाज नहीं है, नीचे बाहर जाएगी। हाँ जी, शाबाश। जैन साहब क्या हुआ भाई, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाँ जी, तो ये जो आप लोग हैं, हाँ अब सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आगे देखिए, इतना आसान आसान प्रश्न है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त अधिकांश मोहरें किस तकनीक से बनाई गई, इंटेग्लियो, एम्बॉस, खोई हुई मोम तकनीक, या इनमें से एक से अधिक, या कोई भी। जो सिंधु घाटी से मोहरें मिली, सील्ड मोहर जो मारनी हुई है, तो उसमें क्या किया जाता, बताइए जल्दी से, वो किस तकनीक पर आधारित है, किस तकनीक पर आधारित है, जल्दी बताइए। इसमें क्या बताओगे भाई, जो मोहरे हैं उसमें चित्र बनाए गए, जैसे मान लो मोहरे ज्यादातर आप देखो, इसमें जो वर्गाकार मोहरे हैं, इसमें क्या बना, इनमें कुछ न कुछ निशान बना दिए गए। तो इसी तकनीक को क्या कहते हैं, इंटेग्लियो। कौन सी तकनीक है ये, इंटेग्लियो तकनीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, देखिए अब देखिए,
दृश्य कला के क्षेत्र में क्यूबिज्म, क्यूबिज्म क्या होता है? घनवाद। क्या है ये? घनवाद। एक महान कला आंदोलन, उस कलाकार को चुनिए जिसने क्यूबिज्म का जनक कहा जाता है। इनमें से कौन क्यूबिज्म माने घनवाद का जनक है? जुआन ग्रिक, पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रॉक, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो घनवाद का जनक कौन सा कलाकार माना जाता है? आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। सीधे पढ़ाया हुआ प्रश्न आया, डायरेक्ट पढ़ाया हुआ प्रश्न आया है और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो जॉर्ज ब्रॉक, क्या है ये? जॉर्ज ब्रॉक इसका जन्मदाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी कलात्मक डिजाइन को बार बार दोहराया जाने और उत्पन्न होने वाले अंतर संबंधों और स्पष्ट दिशात्मक गति को क्या कहा जाता? माने कलात्मक डिजाइन को हम बार बार अगर रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो उसके बाद भी जो कुछ दिशात्मक परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या किस कारण से होता? गति, लय, स्वरूप, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या परिवर्तन हो रहा है इसमें? कौन सा होता है भाई? जब इधर उधर बार बार दोहराएंगे तो निश्चित क्या पैदा होगा? स्वरूप। क्या तैयार होगा? स्वरूप, है ना बेटा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट, दृश्य कला में ऑरोस्क्यूरो, सीधे पढ़ाया शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑरोस्क्यूरो, भाव तीव्रता, रेखालय, प्रकाश छाया, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑरोस्क्यूरो क्या कहलाता है? ओरोस्क्यूरो जो शब्द है वो किस बात को प्रेजेंट करता है भैया? ये स्पेशली प्रेजेंट करता है छाया और प्रकाश को। इसी को ओरोस्क्यूरो कहते हैं, है ना। सीधे पढ़ाया हुआ प्रश्न है, सीधे डायरेक्ट पढ़ाया हुआ प्रश्न, डायरेक्ट पढ़ाया गया। आइए, सुल्तानगंज में पाया गया तांबे का बुद्ध, किसका? सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति क्या है? किस धातु की बनी है भैया? जो तांबे की बनी है। किस युग की है? गुप्त काल, समकाल, कुषाण काल, एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी से, फटाफट। सुल्तानगंज की जो मूर्ति है तांबे की बुद्ध की, वो कुषाण काल की है। किस युग की है? कुषाण काल। क्या बेटा? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए चलिए नेक्स्ट, भारतीय कला के 6 अंग निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? जो खडांग सिद्धांत है किससे रिलेटेड है? अनुपात से, अभिव्यक्ति से, प्रतिनिधित्व से, एक से ज्यादा से, या इनमें से कोई नहीं। तो खडांग किस बात को दर्शाता है? बताइए जल्दी से, हैं? क्यों भाई? खडांग आपका किस बात को दर्शाता है? जल्दी बताइए। अनुपात को तो दर्शाता ही दर्शाता है। खडांग ये अभिव्यक्ति को भी दर्शाता। खडांग क्या करता? खडांग अभिव्यक्ति को भी दर्शाता है ना। तो क्या हो गया इसका उत्तर? फटाफट बताइए, इसका उत्तर क्या मानेंगे आप? कमेंट्स प्लीज, सारे लोग कमेंट्स करिए। वेरी नाइस। चलो भाई जल्दी से बताइए। वेरी गुड, सारे लोग बताइए, सारे लोग जल्दी जल्दी। तो ये यार तुम लोग जो है, तुम लोग कमेंट्स पढ़ रहा हूं, बस 2-3 लोग इसमें देख रहा हूं, 1 से 2 लोगों के अलावा और कोई सक्रिय नहीं है। ये बड़ा दुखद है भाई, ये तो बहुत दुखद है यार। इस तरीके आप लोग निराशावादी बन गए हैं भी। उन बच्चे जो लगातार पढ़ भी रहे हैं, जो लगातार पढ़ भी रहे हैं, फिर भी मतलब आज वो इस तरीके से निराशात्मक उनका प्रदर्शन रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि बच्चे किस कैटेगरी में पहुंच गए। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक भाई, चलो क्या जवाब दिया?
इनमें दोनों चीजें है, अभिव्यक्ति है, अनुपात भी है ना, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी। तो जवाब आप सभी के बहुत कम आ, देख रहा हूं, देखिए जितने भी लोग हैं ये इतने निराशाजनक हो गया है। एक दो बच्चों को छोड़ दिया जाए, एक दो बच्चों को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी साइलेंट मोड पर बैठे हैं आराम से, है ना। इसे करना उचित नहीं समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। बिल्कुल जब ऐसे ही जवाब दोगे तभी बढ़िया रहेगा। चलिए भाई, तो कोशिश करिए जवाब दीजिए, गलत से मत डरिए। चलिए आइए देखिए, रज़्मनामा के लिए प्रमुख चित्रकला श्रृंखला 1582 में किस मुगल चित्रकार की देखरेख में शुरू हुई? भाई रज़्मनामा का चित्रण, जो ये महाभारत है, रज़्मनामा क्या है? ये महाभारत पुस्तक है और इस पर चित्रण अकबर के समय में शुरू हुआ। तो अकबर के समय में जो पुस्तक चित्रण हुआ किसने किया? किसके नेतृत्व में हुआ? बसावन, समद, दसवन, एक से ज्यादा है, इनमें से कोई नहीं। कौन मुखिया था? हैं? जल्दी बताइए फटाफट सारे लोग, कौन मुखिया इसमें था? रज़्मनामा का जो चित्रण हुआ इसका मुखिया कौन था? कौन बताएगा? तो भैया रज़्मनामा के चित्रण में जो मुख्य भूमिका निभाई है वो दसवंत ने। दसवंत वही जो बाद में आत्महत्या करता, बाद में आत्महत्या कर लेता है, मानसिक विक्षिप्ति की अवस्था में बाद में आत्महत्या कर लेता है। आगे देखिए, जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपियों ने स्वलिखित लघु चित्रों के अलंकृत एल्बम का स्थान ले लिया, जिसे क्या कहा जाता था? फुरक्कारा, मुरक्कारा, मुरक्कास, पिट्राध्रुवा, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फुरक्कारा तो कुछ होता नहीं यार, पित्राध्रुवा और मुरक्का होता, पित्राध्रुवा और मुरक्का होता है। तो पित्राध्रुवा तो स्थापत्य से रिलेटेड है, ये तो क्या है? ये स्थापत्य से संबंधित है, तो मुरक्का होगा। इसमें क्या होगा? मुरक्का, है ना बेटा। चलिए ध्यान से, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ जाइए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्र शैली का अध्ययन किया? माने अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसकी देखरेख में मुगल और राजपूत चित्र शैली का अध्ययन किया? तो आनंद कुमार स्वामी, ईवी हैवेल, रविन्द्रनाथ टैगोर या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने मुगल और राजपूत कला का अध्ययन किसकी देखरेख में किया? कौन बता सकता? तो भाई अवनींद्रनाथ टैगोर जी के गुरु कौन थे? अरे ईवी हैवेल। कौन थे? ईवी हैवेल। उन्हीं की देखरेख में किया था इन्होंने। दिल्ली शिल्पी चक्र, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई? कहते हैं कि जो पाकिस्तान से आए विस्थापित लोग थे उन्होंने ही किया था। तो 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1949, 25 मार्च 1950, एक से ज्यादा, इनमें से कोई। तो ये तो हो नहीं सकता। अब इन्हीं तीन में से बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी फटाफट। शाबाश, शानदार, है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कोशिश आपकी हमको अच्छी लग रही है ना। तो 1949, 25 मार्च 1949 एग्जैक्ट ईयर दिया। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सीधा पढ़ाया हुआ। राम सेवक राम, सेवक राम किस शैली का चित्रकार है? कालीघाट, मेवाड़, पटना या इनमें से एक से ज्यादा या कोई नहीं। तो सेवक राम किस शैली का है? कोई भी बता सकता? देखिए, अलका जी का जवाब है, जैन सिंह का जवाब है, बाकी सारे फरार हो गए, सब डर के भग गए, जैसे लग रहा सारे आत्मज्ञानी आ गए बच्चे। अब उन्हें किसी भी प्रश्न की जरूरत नहीं, सारा तैयार है उनका। तो सेवक राम, हुलास राम किस शैली से रिलेटेड है? कौन बताएगा? पटना या कंपनी शैली या जॉन शैली, है ना। सेवक राम, हुलास राम किस शैली से है? बताओ भाई। उम्मीद है कि अब तो समझ गए होंगे यार, पटना शैली, पटना कलम। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चित्रकला, मूर्तिकला, कविता, संगीत, नृत्य, वास्तुकला जैसी रचनात्मकता अभिव्यक्ति की कई किस्मों के आवरणों को क्या कहा जाता है ना। माने जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, कविता, संगीत, नृत्य, क्या कहोगे इसको?
अरे भाई बहुत आसान प्रश्न है ना। इसमें कला भी है, दृश्य कला भी है, क्या हो गया है? ये आपकी एक से ज्यादा कही जाएंगी, है ना, एक से ज्यादा, है कि नहीं? एक से ज्यादा कहोगे कि नहीं कहोगे भाई? चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, वास्तु, तो कला भी है, दृश्य कला भी है ये। चलो आगे देखिए, ब्रिटिश एकेडमी परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखाचित्र, जल रंग और ओलियोग्राफ का एक बड़ा समूह किसने बनाया? किसने बनाया? आनंद कुमार स्वामी, वी हैवर, राजा रवि वर्मा, इनमें से एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। हाँ, ब्रिटिश एकेडमी की तर्ज पर किसने बनाया था? बहुत पॉपुलर प्रश्न है, कॉमन सेंस लगाओगे तो जरूर से जरूर जवाब दोगे। दो जवाब, है ना। वैसे सभी आंसर रटे होंगे हमें लग रहा है, लेकिन ओलियोग्राफिक सिस्टम और ब्रिटिश कला से संबंधित, इसके अलावा जल रंग, है ना, ये किसका है मामला? ये राजा रवि वर्मा, भारत के पहले आधुनिक चित्रकारों में और पटना शैली से संबंधित कलाकार। कौन सा मुगल सम्राट अलग अलग इतनी सारी मास्टर कलाकृतियों को खोजने का दावा करता है कि वह कलाकृति में प्रत्येक चित्रकार के स्ट्रोक की खोज कर सकता? तो प्रत्येक चित्रकार की स्ट्रोक की माने क्या, कौन चित्रकार क्या बनाया, ये कौन दावा करता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकार राजा कौन था इसमें? भैया जहांगीर, है ना, सबसे जबरदस्त पेंटिंग का जादूगर, सब पता था इसको। आगे देखिए, मसूलीपट्टनम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला का महान केंद्र था? कलमकारी, वर्ली, पिछवाई, एक से ज्यादा कोई नहीं। पिछवाई हो नहीं सकता, राजस्थान है, वर्ली मुंबई है ना। ये कहां है? ये मुंबई, पिछवाई राजस्थान, है ना। तो क्या बचा? कलमकारी, कलमकारी आंध्र प्रदेश। तो यही तो आंसर होगा। क्या होगा आंसर? यही होगा, ठीक है। तो कलमकारी। आगे देखो, किस मुगल चित्रकार को, जो वरीयता से रंगकर्मी था, सम्राट द्वारा नादिरुज्जमा की उपाधि दी गई? किसको? हसन, मंसूर, समद या एक से अधिक? देखिए, नादिरुज्जमा किसे कहा गया? हाँ, युग का मोती, जमाने का मोती किसे कहा गया? नादिरुज्जमा अबुल हसन। इसे जहांगीर द्वारा दिया गया, जहांगीर द्वारा। ये नादिर उल अस्र था, है ना। ये क्या था? ये क्या था? ये तो नादिर उल अस्र, नादिर उल अस्र था, ठीक है भैया, ध्यान से समझिएगा। अब्दुल समद को शीरी कलम, अब्दुल समद को क्या कहा गया था? शीरी कलम, अकबर ने कहा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, खूब मेडाइवल काल की खूब ढेर सारी चित्रकारी से संबंधित प्रश्न आए हैं। बड़ी ही विडंबना है भाई, क्या बात है। ये निराशावादी बच्चे हैं, लगभग इनकी वो स्थिति हो गई है, बच जा रहे हैं। उनको लगता है रे कुछ नहीं, सब पढ़े हुए हैं, सब राजा हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा, आइए नेक्स्ट। जहांगीर के समय में मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में से सबसे प्रमुख क्या था? वास्तुकला, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर पहले बताया। मुरक्कारा, मुकरनाश, पित्रादुरा और एक से ज्यादा है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। तो देखिए, हमने आपसे कहा था मुरक्कास क्या है? ये तो एल्बम है। ये क्या है? ये चित्रकला का एल्बम, ये चित्रकला का एल्बम था, है ना, एल्बम। वास्तुकला से सिलेबस कौन सा था? पित्रादुरा। पित्रादुरा क्या है भैया? पित्रादुरा क्या है? पित्रादुरा क्या है कि महंगे पत्थरों पर जड़ाई का काम करने वाला, है ना, मार्बल्स पर जड़ाई का काम करने वाला ताजमहल। पित्रादुरा का सर्वप्रथम बार प्रयोग कहां हुआ? पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रयोग उदयपुर में, गोल मंडल में हुआ था। और इसमें मुगल काल में कहां प्रयोग हुआ? इत्मादुद्दौला के मकबरे में प्रयोग हुआ।
ठीक है। वैसे भारत में उदयपुर स्थित गोलमंडल में पित्रादुरा का प्रयोग हुआ था, लेकिन अगर मुगल इमारत में चले जाएं तो पित्रादुरा शैली का सर्वप्रथम प्रयोग इत्मादुद्दौला के मकबरे में सीधा पढ़ाया हुआ। चलिए, फोटोग्राफी के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज ईस्टमैन, फॉक्स टैलबोट, डागुएरे। तो सीधे सीधे जीके का प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो डागुएरे है ना, कौन है? डागुएरे। यहां तो जीके, यहां कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं। अगला देखिए, 16वीं शताब्दी में उत्कीर्णन का सबसे बड़ा कलाकार कौन था? थॉमस बेविक, अल्बर्ट ड्यूरर, पीटर वॉल रूबेंस, है ना। उत्कीर्णन ध्यान रखिएगा, कोई नहीं, एक से ज्यादा। बताइए, उत्कीर्णन से रिलेटेड कौन सबसे प्रमुख इसमें चित्रकार था? क्या बताएंगे आप? हाँ, अल्बर्ट ड्यूरर, है ना। पीटर पॉल रूबेंस से तो चित्रकार था ड्यूरर के बारे में कहा जाता है उत्कीर्णन कला में बहुत ही मशहूर था। इत्मादुद्दौला का मकबरा, एकदम सही, एकदम सही। तो हम सभी ने लगभग हमारी यात्रा, है ना, आधा क्लियर हो गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैंने जितने भी हमारे अपने छात्र देख रहे हैं उन्हें रियलाइज हो गया होगा, क्या शायद ही कोई एकाध प्रश्न है जो बाहर से आया हो। शेष सभी प्रश्न क्या हैं? शेष सभी प्रश्न ये है पढ़ाए गए नोट से आए हुए हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से जब आप प्रश्न को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वैसा ही एग्जाम में प्रश्न आता है। और सामान्य बोर्ड नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बनाए गए ये प्रश्न हैं। ठीक है भैया, समझ में आ रहा? चलो आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट, विज्ञापन देने वाले संचार के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता? मीडिया, उत्पादन, प्रेस, डिजाइनर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, विज्ञापन देने वाले संचार के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। चलिए, है ना, क्या है? तो मीडिया। विज्ञापन का विभिन्न रूप कौन देता? मीडिया देता। चलिए फटाफट कर डालिए इसको, जल्दी जल्दी। सभी प्रकार की मिट्टी के बर्तनों की मूल सामग्री क्या है? मिट्टी के बर्तनों, भाई नाम नहीं है मिट्टी का बर्तन है, तो मूल सामग्री क्या होगी? अंडरस्टूड है यार, मिट्टी होगी। माने मिट्टी के बर्तनों की मूल सामग्री क्या है? मिट्टी है। आसान सा प्रश्न। जैन ने लिखा कि बाहर से एक भी प्रश्न नहीं दिख रहा। चलिए जैन, आप अभ्यास कर लीजिए, बढ़िया है। बाकी तो युवाओं का ऐसा है ना, ऐसा जो है रिएक्शन, जो हमारे अपने ग्रुप के बच्चे वो भी गायब हो जा रहे, उनको लगता है यार क्या मतलब है ना। तो ये बहुत बड़ी निराशा है और उन्हें अब कभी भी लिंक देने की जरूरत नहीं है, वो पूरा परिपक्व हो चुके हैं ऐसा लगता। ठीक है, चलिए। बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती है? प्रतिमाएं, आलेखन, भित्ति या एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं भैया? तो बताओ जल्दी से। तो बादामी की गुफाओं में चित्रकला से रिलेटेड चीजें पाई जाती, माने भित्ति चित्रण बादामी की गुफा में। चलिए देखिए ध्यान से, चित्तनवासल की गुफा में पाए जाने वाले जो भित्ति चित्र हैं किस शैली से मिलते जुलते हैं? बादामी से, अजंता से, एलोरा से या एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, हैं कौन से मिलते हैं? तो अजंता शैली से। चित्तनवासल जो बौद्ध भी धर्म से है, हिंदू धर्म से भी रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड पाया जाता? अजंता शैली से चित्तनवासल है। बहुत बढ़िया, आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम किस पहाड़ी की शैली? अभी कराया था, कांगड़ा, गढ़वाल, गुलेर या इनमें से कोई नहीं? तो सबको टच किया है इसने। तो भाई मौलाराम क्या है? गढ़वाल शैली से। किस शैली से मौलाराम? गढ़वाल शैली से। ठीक है बेटा,
चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से टिके हैं। जैन बढ़िया से कर रहा, बाकी और बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, निराश ना हो। सफेद मिट्टी जिसे काओलिन भी कहा जाता, क्या उपयोग बनाने में किया जाता, माने क्या बनाते हैं सफेद मिट्टी से, काओलिन से क्या बनाया जाता, फर्नीचर, चीनी मिट्टी के बर्तन, आर्मेचर, एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो चीनी मिट्टी के बर्तन, हाँ, काओलिन से क्या बनता है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ये चीनी मिट्टी के बर्तन आपने खूब सुना हुआ। मिट्टी से बनी किस प्रकार की कलाकृति को अधिक ताप है, तो पत्थर के जो पात्रों को हैं, ये कुछ थोड़ा सा नहीं, एक मिनट, ठीक है, ये थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। मिट्टी से बनी किस प्रकार की कलाकृति को अधिक तापमान पर पकाया जाता, ठीक है। तो जरा इसको देखिएगा, पत्थर के पात्र में इसको करते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए, उसी में पकाते, पत्थर के पात्र में पकाते हैं। थोड़ा प्रश्न को घुमाया था। पाक कला को कहां बहुत अधिक स्वीकार किया था, पाक कला इटली, यूएसए, यूके या इनमें से एक से ज्यादा या कहीं पर नहीं। तो पाक कला कहां पे है, है ना, वॉसरली इसके प्रमुख संस्थापकों में से एक है ना। किसे मानोगे, है ना, पाक कला अमेरिका, यूएसए। चलिए समझ में आ रहा भैया, है। देखिए थोड़ा सा प्रश्न क्या है, इसका एक लेबल है ना, कुछ अलग टाइप की भाषा थोड़ा सा बदल दिया था, इसलिए बच्चे परेशान। आइए, त्रिनाले कितने साल में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी, त्रिनाले नाम से पकड़ सकते हो, अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो नाम से इसे आसानी से पकड़ सकते। त्रिनाले का मतलब ही है 3 साल, है ना। और आज का रहा ये 50वां सवाल, ध्यान से डटे रहो, बहादुर भागना नहीं है। पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, नैनसुख, गोवर्धन, विचित्रा, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो भैया पहाड़ी शैली का प्रमुख चित्रकार सभी किसे है, नैनसुख, गुलेर, नैनसुख, क्या है ना, बढ़िया। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आपने कर दिए, 30 और हैं। एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है और आप इसमें आसानी से अपना अभ्यास कर सकते हैं, है ना। यदि देखिए, यदि इन फ्यूचर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आपको निश्चित हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना चाहिए। 9628959237 ये हमारे नंबर हैं। आप किसी भी सहयोग के लिए आप इस पर जुड़ सकते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट। कला का वह रूप जिसमें ऑप्टिकल भ्रम पैदा किया था, देखो ये भी पढ़ाया गया, ऑप्टिकल भ्रम किसमें होता, गतिश, ऑप या एक से ज्यादा या इनमें से कोई। तो बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं, ऑफ आर्ट, जो जिसे नेत्रीय कला कहते हैं, इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही है नेत्रीय कला, है ना। क्या है ये नेत्रीय कला, ऑफ आर्ट, यही ऑप्टिकल भ्रम कहते हैं, हाँ, जो आंखों से इसमें भ्रम पैदा कर दे। आगे देखो, एक कला जिसमें लोक कला की कल्पना होती है, रूप और व्यक्ति पर जोर दिया जाता है, अक्सर बच्चे जैसे दिखाई देती है, हाँ, लोक कला और बच्चों जैसा दिखना, बच्चे जैसे सीख रहे हैं, बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आदिम, प्रिंट, आर्ट डेको, या एक से ज्यादा है कोई नहीं, तो आदिम कला क्या कहेंगे इसे, आदिम कला, क्योंकि बच्चों जैसी है, शुरुआत है, सीख रहे हैं हमारे पूर्वज, उस प्रकार की इसमें कला का भाव है ना। और देखिए, एक समतल सतह पर त्रियामी आकृतियों, त्रियामी, 3 डायमेंशनल और स्थान का प्रतिनिधित्व करना क्या कहलाता है ना,
रचना, तत्व, परिपेक्ष, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो इसको बड़ा डिटेल में मैंने पढ़ाया है अपने बच्चों को, है ना। त्रियामी आकृतियों का जो तल पर बनना होता है वो स्पेशली परिपेक्ष कहलाता। क्या कहलाता? परिपेक्ष। 3 डायमेंशनल बनाने में परिपेक्ष का इस्तेमाल होता है ना बेटा। चलो बढ़िया, ये भी पढ़ाया हूं, डायरेक्ट पढ़ाया हूं। तंजावुर में बृहदेश्वर का महान मंदिर किसके शासनकाल में बना? बहुत आसान प्रश्न है। चोल, पांड्य, राष्ट्रकूट कौन बनवाया? तो चोलों ने। अब बृहदेश्वर मंदिर तंजौर वाला किसने बनाया? राजराज प्रथम ने, है ना। जवाब दिया आप सभी ने? जवाब दिया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे बहादुरों, वेरी नाइस, वेरी गुड। आगे देखिए अगला प्रश्न, पहला भारतीय कला विद्यालय कहां शुरू किया गया? है मुंबई, बंगलौर, मद्रास, एक से ज्यादा, कहीं नहीं, है ना। तो भैया पहला कला महाविद्यालय मद्रास में खोला गया था। कहां खोला गया था? मद्रास में दोस्तों, है ना। तो डटे रहिए, शेयर लाइक किए रहिए और ध्यान से समझिएगा। इसके अंत में मैं जरूर आप सभी को कट ऑफ से अवगत कराऊंगा क्या हो सकता। भले आसान से दिखने वाले प्रश्न हैं, लेकिन पलक झपकते काफी गलतियां इसमें हुई। देखिए, कटरा से प्राप्त बुद्ध की बैठी प्रतिमा किस काल की है? कटरा, मथुरा, शुंग, कुषाण, गुप्त, कोई एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो कटरा, मथुरा का एक कंकाली टीला। कौन सा टीला? कंकाली टीला, है ना। तो यहां से जैन प्रतिमाओं के साथ साथ बुद्ध जी की भी प्रतिमा मिली है। तो ये किस युग की है ना। किस युग की है भैया? है तो ये कुषाण काल की। किस युग की है? कुषाण काल की। आगे देखिए नेक्स्ट, भारतीय सौंदर्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आनंदवर्धन, भरत मुनि, वराहमिहिर या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। सीधे पढ़ाया। सौंदर्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत जो ध्वन्यालोक वगैरह है वो किसने बनाया? ध्वन्यालोक को किसने स्थापित किया? तो आनंदवर्धन, है ना। किसने किया? आनंदवर्धन, है ना। देखिए सीधे, यदि आपने कभी पढ़ा हो, पब्लिक में देखा हो हमें, तो आपको आसानी से सीधे प्रश्न पूरे के पूरे वही दिख रहे हैं। आइए, कौन से दो नाम संबंधित है? एम.एफ. हुसैन, माधुरी दीक्षित, अवनींद्रनाथ टैगोर, जे स्वामीनाथन, कला भवन, नंदलाल बोस, उपयुक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से दो पेयर संबंधित हैं? जल्दी बताइए। शांति निकेतन, कला भवन, ये सही है, और एम.एफ. हुसैन, माधुरी दीक्षित से रिलेटेड हैं। इन पर उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया। तो ए और डी ए और सी अर्थात एक से ज्यादा उत्तर होगा। कला भवन शांति निकेतन में है और माधुरी दीक्षित से रिलेटेड एम.एफ. हुसैन साहब हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट, कालानुक्रम, कालानुक्रमिक रूप से अनुक्रम चुनिए। पहले क्या आया फिर क्या आया? पुनरुत्थानवादी, प्रगतिशील, पट्टा पेंटिंग, अमूर्त। पट्टा पेंटिंग, पुनरुत्थान, अमूर्त, प्रगतिशील। पट्टा पेंटिंग, पुनरुत्थान, प्रगतिशील, अमूर्त। उपयुक्त में से एक से ज्यादा आ जाए, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट क्या करेंगे इसमें? थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है इसमें, इस तरह से आपको सीखना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो पहले पट्टा पेंटिंग शुरुआत होती है, पुनरुत्थानवादी कलाकार होते हैं, प्रगतिशील ग्रुप आ जाता है, फिर अमूर्त कला, तो सबसे क्लाइमेक्स की स्थिति। तो क्या हो गया इसका आंसर? सी हो गया, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, 1930 के दशक की ऑप आर्ट नेत्री कला किसकी रचनावादी प्रथाओं से ली गई? है ना। बॉहास स्कूल, रॉयल एकेडमी, रॉय लिचेस्टीन स्कूल, उपयुक्त में से एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये जो ऑप आर्ट है इसका रिलेशन किससे? इसका रिलेशन बॉहास स्कूल से है।
किससे है इसका रिलेशन? बहास स्कूल से। बहुत बढ़िया जैन, वेरी नाइस। अकेले डटा है बहादुर, बाकी और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आंसर देने की या लिखने की जहमत नहीं उठा रहे। क्या जरूरत है? आइए, बुल फाइट श्रृंखला में पिकासो की बैल बड़े मशहूर हैं। पिकासो ने नीले रंगों का खूब प्रयोग किया और बुल फाइट, इन्होंने बैल कई टाइप के बनाए, तो उसमें किसका प्रयोग किया गया? किसका प्रयोग? ऑफसेट लिथोग्राफी, नरम जमीन, उभार नक्काशी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बुल फाइट श्रृंखला जब उन्होंने बनाया पिकासो जी ने, तो किसका प्रयोग किया? तो सबसे ज्यादा ऑफसेट लिथोग्राफी के माध्यम से उन्होंने बुल फाइट सीरीज का निर्माण, ठीक है, तो बुल फाइट सीरीज का उन्होंने निर्माण किया था। मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से विख्यात महान कलाकार कौन थे? मास्टर ऑफ कलर्स, बने रंगों का बेहतर प्रयोग करते थे। हेनरी रूसो, राउल डफी, हेनरी मैटिस, एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो मास्टर ऑफ कलर्स, जो कलर का बहुमुखी प्रयोग करते थे, हेनरी मैटिस, मास्टर ऑफ कलर्स। चलिए देखिए, वेस्टर्न आर्ट का था फाउंटेन दादावाद, ये भी है। फाउंटेन दादावाद का स्थापना कार्य किसके द्वारा किया गया? तो दादावाद किसने स्थापित किया, यही बता रहा है। ट्रिस्टन जॉस, मार्सेल ड्यूचैन, राउल हॉसमैन, एक से ज्यादा है इनमें से कोई नहीं। तो फाउंटेन दादावाद, राउल हॉसमैन, नहीं सॉरी, एक मिनट, ये जो है मार्सेल ड्यूचैम्प है, ठीक है ना, मार्सेल ड्यूचैम्प, इन्हीं से जोड़ा जाता फाउंटेन दादावाद। तो एक अलग है ना, काठ का घोड़े से रिलेटेड दादावाद की संज्ञा है ना, लकड़ी का घोड़ा बनता हुआ दिखता है दादावाद में, है ना, लेकिन इसे फाउंटेन जोड़ा गया तो अलग कला से रिलेटेड हो गए। आइए, उत्तर प्रभाववाद, मानी मूनी वगैरह की कला किसके द्वारा गढ़ी गई? लुई लेराय, रोजर फ्राई, चार्ल्स बॉडेलियर, उपयुक्त में से एक से ज्यादा है इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो रोजर फ्राई इससे विशेष रूप से जुड़े हुए थे। आगे देखिए, प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहां पाया जाता है ना? प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला में चट्टान को काटकर बनाने का प्रभाव कहां? अजंता की गुफाएं, लोमस ऋषि की गुफाएं, कैलाशनाथ मंदिर, उपयुक्त में से ज्यादा है इनमें से कोई। तो देखो, सबसे प्रारंभिक पूछ रहा, अजंता तो स्मार्ट युग की है, ये नहीं होगी। कैलाश सर्वोच्च विकास है, तो यही है लोमस ऋषि की गुफा। ये कहां है? ये बारबरा पहाड़ी है ना, बिहार। और ये अशोक के शासनकाल की कहानी है, ठीक है बेटा। चलो, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, लोथल और कालीबंगा दोनों क्या हैं? गुजरात में स्थित है, पूर्व और कालीन स्थल है, हड़प्पा स्थल है, या एक से ज्यादा है, इनमें से कोई नहीं। गुजरात में स्थित तो है नहीं, क्योंकि लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, तो ये नहीं होगा। पूर्व मौर्यकालीन नहीं भाई, ये हड़प्पा स्थल है, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया? सी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने महिला आकृतियों को हमेशा लंबी गर्दन का चित्रण किया। मैंने जो महिला आकृतियां बनाया उनकी जो गर्दन है लंबी बनाया, है ना। पिकासो, मोदिग्लियानी, मैक्स अर्नस्ट, एक से ज्यादा है, इनमें से कोई नहीं। तो लंबी गर्दन वाला कौन है भैया? देखो जरा जल्दी से बताओ, है ना। तो मोदिग्लियानी लंबी गर्दन बनाता था, है ना। तो वेस्टर्न आर्ट सीधे पढ़ाया हुआ, ये भी विलियम ब्लैक कला की किस चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं?
विलियम जो है ब्लैक कला किस चरण का प्रतिनिधित्व, स्वच्छंदतावाद, प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, कोई एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। विलियम ब्लैक तो स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद है ना बेटा, क्यों इसका प्रयोग करते हैं, स्वच्छंदतावाद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। नेक्स्ट, त्रियामी, त्रियामी माने थ्री डायमेंशनल कला को क्या कहा जाता है, प्लास्टिक कला, मूर्ति निर्माण, चित्रात्मक, एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो थ्री डायमेंशनल आपकी ये भी बनेगी और ये भी बनेगी। भाई चित्रकला में भी 3D प्रभाव उत्पन्न किया जाता, तो ये दोनों हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा, है ना। अब चलिए अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक के चित्रकार कौन है। जलियांवाला बाग घटनाक्रम पहले सुन लो, है ना, कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग कहां है, अमृतसर पंजाब, है ना, भारतीय पंजाब अमृतसर। चलिए, तो FN सूजा, KS कुलकर्णी, प्राणनाथ मांगो, एक से ज्यादा या कोई नहीं, है ना। तो जलियांवाला बाग सीरीज किसने बनाई, है, तो प्राणनाथ मांगो। जलियांवाला बाग स्वतंत्रता का आग्रह का प्रतीक, जलियांवाला बाग की घटना से रिलेटेड जो चित्र अंकन किया है, वहां पर जमीन में कुचले हुए लोगों को बनाया, कुएं में भरे हुए लोगों को बनाया, तो ये प्राणनाथ मांगो की रचना है। आइए दोस्तों, 10 क्वेश्चंस और हैं, तो डटे रहिए आप। 12वीं शताब्दी के मध्य में किस कला ने धीरे धीरे रोमनक शैली का स्थान ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, पूर्व मध्यकाल की कला, है ना, पूर्व मध्यकाल। ठीक, तो 12 गोथिक, रोमन, या इनमें से एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो धीरे रोमनस शैली का स्थान किसने लिया, है, तो ये गोथिक कला में लिया। किसने लिया, गोथिक कला में। ठीक है, गोथिक कला में भी कांच वगैरह की चीजें बनती थी। गोथिक कैथेड्रल स्मारकों और कब्रों को किसके उपयोग से सजाया गया, भित्तिचित्र, पेंटिंग, मूर्तियां, एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो गोथिक कैथेड्रल जो है वो मूर्तियों से सजाया गया। ठीक, किसे सजाया गया, मूर्तियों से। कब्र है ना। वेटिकन की सिस्टाइन चैपल किस कलाकार द्वारा बनाई गई, वेटिकन सिटी में जो सिस्टाइन चैपल की छत बनाई गई, वो किसने बनाया, टिंटेरेंटो, माइकल एंजेलो, राफेल सेंजियो, एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्रमुख कलाकार वेटिकन सिस्टाइन चैपल का माइकल एंजेलो है। कौन है, माइकल एंजेलो। आगे देखिए, इसमें क्या है, ध्यान से देखिए बेटा, देखिए ध्यान से। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक अधिक नाटकीय और भावनात्मक शैली के रूप में किसे जाना जाता, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में। आप इसमें नाटकीय शैली वगैरह फिर तो देखिए, लेकिन 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, है ना, माने 1550 के बाद, अति यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, व्यवहारवाद, इनमें से एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं, है ना। बोलो भाई। तो इसमें जिस शैली ने लिया वो है व्यवहारवाद। ये सब तो बहुत बात की, ये सब तो बहुत बात की है ना। तो व्यवहारवाद के बारे में ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, दादावाद, घोड़े वाला। दादावाद के एक से अधिक शांत आंदोलन को रास्ता दिया। दादावाद ने एक से अधिक शांत आंदोलन को जन्म दिया। क्या कहा गया, दादावाद से कौन सा आंदोलन जन्म लिया, क्यूबिज्म, घनवाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो दादावाद से जन्म लेता है अति यथार्थवाद। सल्वाडोर डाली वगैरह, है ना, अर्नेस्ट मैके, सल्वाडोर डाली, ये सब
इसी से रिलेटेड माने जाते हैं। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अलेक्जेंडर काल्डर ने लटकती हुई संरचनाओं के साथ मूर्ति कला का एक नया रूप बनाया, जिसे क्या कहा जाता, माने जो अलेक्जेंडर काल्डर हैं वो किस प्रकार की मूर्ति कला के जन्मदाता हैं, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, सिसाइकल कला, मोबाइल कला, कचरा कला, उपयुक्त में से एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। बताइए, अलेक्जेंडर जो काल्डर हैं किस प्रकार की कला के लिए जाने जाते हैं? तो इनकी जो लटकती हुई संरचना बनी है इसे मोबाइल कला के नाम से जाना गया, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, किस कलाकार ने अपने अवचेतन रचनात्मक आवेगों, अवचेतन जो मन में देखते, अवचेतन को व्यक्त करने के साधन के रूप में कैनवास पर पेंट या टपकाने की तकनीक का उपयोग किया, है ना। अवचेतन जो उसने टपकाने वाला बनाया, मार्क रोको, विलियम डी कुनिन, जैक्सन पोलॉक, इनमें से एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं, है। तो कैनवास पर पेन डालने टपकाने की कला किसकी मानी गई? जैक्सन पोलॉक की। किसकी मानी गई? टपकन कला जैक्सन पोलॉक। ये वेस्टर्न आर्ट के उत्तरवर्ती अवस्था से रिलेटेड ये प्रश्न हैं। आगे देखिए, वह तकनीकी जिसमें डिजाइन को धातु की प्लेट पर खरोच दिया जाता और फिर एसिड के साथ रखा जाता है, क्या कहलाती है? नक्काशी माने कार्विंग, इनग्रेविंग उत्कीर्णन, या इचिंग नक्काशी, या इनमें से एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो एसिड जो रखा जाता है प्लेट पर क्या कहलाती है? सीधे पढ़ाया हुआ, है ना। इचिंग आर्ट क्या कहलाती है? इचिंग आर्ट, नक्काशी। नक्काशी बनाकर उसी में, है ना, क्या किया? एसिड डाल दिया, डिजाइन को धातु की प्लेट पर खरोच दिया और जो खराब धातु का इलाका उस पर एसिड डालकर काट दिया गया। तो क्या कहलाया है? ये नक्काशी या इचिंग आर्ट कहलाती है। सीधे पढ़ाया हुआ। तो दो प्रश्न और हैं आपके लिए। पिघली हुई धातु को एक सांचे में डालकर, है ना, पिघली हुई धातु को एक सांचे में डालकर मूर्तियों को आकार देने की विधि क्या कहलाती है ना? क्या कहलाती है इसको? सेरेपाई, कास्टिंग, एनकास्टिंग, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो भैया पिघली धातुओं को सांचे में डालकर जो मूर्तियां बनाते हैं ये तो कई एक से ज्यादा प्रकारों से बनाते हैं, है ना। तो एक से अधिक हो जाता, कास्टिंग भी है, एनकास्टिंग भी है, तो एक से ज्यादा हो जाता। और ये रहा इस बिहार की परीक्षा का आखिरी प्रश्न। ठीक है, देखिए ध्यान से। दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करने के लिए कि दर्शाया गया कि दृश्य वास्तविक है, परिपेक्ष और पूर्वाभास का उपयोग करने की विधि। बहुत बेहतरीन ये भी प्रश्न है ना, बहुत बेहतरीन ये भी प्रश्न है। और ये क्या कहा जाता है ना? इल्यूमिनेशन माने रोशनी, भ्रमवाद, इम्पैस्टो, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। हाँ बताइए क्या है? तो जब पूर्वाभास करवाएंगे, हाँ वास्तविक है, पूर्वाभास करवाएंगे, हाँ कि यह दर्शाया गया कि दृश्य वास्तविक है जबकि होता नहीं, पूर्वाभास होता, क्या होगा? ब्रह्मवाद, है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप सभी ने इन 80 प्रश्नों को देखा और ईमानदारी से एनालिसिस करके बताइएगा कि आपने अगर पूरा कोर्स हमारा पढ़ा हुआ, पूरा कंप्लीट किया है, इंडियन, है ना, और वेस्टर्न, फिर टेक्निकल जो पढ़ाया हूं, तो उसमें से कितने % पढ़ाए हुए प्रश्न आए? कमेंट्स प्लीज, है ना। कुछ ही एक दो प्रश्न बाहर के हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोग की राय जानना जरूरी है। और अगर किसी भी तरह से आपको हमसे सहयोग की जरूरत है बेटा, तो आप आराम से आगे के लिए जो एलटी की वैकेंसी आ रही है, किसी समय यूपीएलटी की वैकेंसी आ जाएगी, है ना, तो और उधर उत्तराखंड के एलटी की भी वैकेंसी आनी है, तो इन सब की तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं?
हमारे साथ दूसरी बाकी टीजीटी पीजीटी में आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि जैसे ही आयोग अपनी सक्रियता में दिखाई दे रहा है तुरंत इसकी डेट घोषित होगी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9628959237 है ना, 8318489291। तो इन दो नंबरों के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़कर हमारे रेगुलर बैच के साथ साथ स्पेशल बैच से जुड़ सकते। जय ने लिखा सभी, थैंक यू थैंक यू। हो सकता है कि शब्दों का मायाजाल हो, थोड़ा बहुत घूम के कभी कभार आया हो, है ना, बट कोशिश यही रही। ऑल क्वेश्चन यू हैव टॉट। थैंक यू जैन जी, थैंक यू भाई। और भी लोग अगर ऐसा लिख दे, बहुत शानदार 80 में से 75। तो अगर बात आती कट ऑफ की, तो बेटा भले पढ़ाए हुए इतने प्रश्न हो, जैन सिंह आप भी बढ़िया से कर लिए, बट इसका अगर कट ऑफ देखा जाए, जो प्रश्न का स्टैंडर्ड है, जगह जगह घुमाया हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि 60 प्लस वाले सुरक्षित हैं। अगर कट ऑफ की बात करूं तो 60 प्लस वाले श्योर हो जाए, श्योर सुरक्षित हैं, उनका हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट में यदि उनका 60 प्लस है तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। अगर आप 80 में से 60 प्रश्न किए हैं, अगर आपने 80 में से 60 प्रश्न कर लिए हैं तो फिर आपका होना तय है। 60 प्लस बस आप हो तो आप निश्चित आप चयनित होंगे, ऐसी प्रबल संभावना है और ऐसा मेरा आप सभी को आशीर्वाद भी है, शुभकामनाएं भी है, तो आप निश्चित चयनित हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और यदि किसी भी प्रकार के सहयोग हो तो जुड़ने का प्रयास करिएगा। थैंक यू वेरी मच।